नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको अब इकोलॉजी पढ़ाना मैंने स्टार्ट किया है। तो जो आपका बीएससी 6th सेम है, ठीक है, उसमें जूलॉजी एज वेल एज बॉटनी दोनों में आपका इकोलॉजी का पार्ट है। दोनों को मैं कंबाइन करके पढ़ा रही हूँ क्योंकि दोनों में सेम ही चीज़ें आपको पढ़नी है, वो चीज़ें बदल नहीं जाएंगी। तो हम पढ़ रहे थे हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी के बारे में। तो हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी में हमने 19th सेंचुरी तक कल पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से 20th सेंचुरी में, जिस सेंचुरी में हम अभी रह रहे हैं, उस सेंचुरी में कैसे आपकी इकोलॉजी की जो है जो हिस्ट्री क्या थी। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे अर्ली 20th सेंचुरी में इसकी हिस्ट्री क्या थी। तो जो सबसे पहले जानेंगे इस ईयर में 1920, इस एरा में मतलब 20th सेंचुरी में ह्यूमन इकोलॉजी का जन्म हुआ। ठीक है, किसका? ह्यूमन इकोलॉजी का, जिसमें हम इकोलॉजी किसके पर्सपेक्टिव में पढ़ेंगे? ह्यूमंस के पर्सपेक्टिव में। ठीक है, इसके पहले तक अभी तक क्या था? कंबाइन था, चीज़ें साथ में चल रही थी। बायोस्फीयर के बारे में आपने जाना, वॉन हम्बोल्ट ने बताया। सबसे शुरू में 2 प्रिंसिपल ऑफ स्कूल चलते थे आपके, ठीक है, उनके बारे में आप जाना। उसके आगे भी कई सारे क्या हुए, डिस्कवरीज हुई जिसके बारे में पता चला। लेकिन जो ह्यूमन इकोलॉजी थी, यानी कि इकोलॉजी का रिलेशन ह्यूमन से, उसका जो बॉर्न है वो आपके 1920 में हुआ। ठीक है, इसमें इसका पर्पस क्या था यहाँ पे कि जो है इकोलॉजिकल साइंस का इम्पोर्टेंस अर्बन और रेजिडेंशियल एरिया में, उसके प्लानिंग के तहत उस एरिया तक पहुँचाना। ठीक है, अर्बन एरियाज़ में एंड रेजिडेंशियल एरियाज़ में। ठीक है, यहाँ पे एक साइंटिस्ट आते हैं, क्या थे? व्लादिमीर वेरेंडेस्की। ठीक है, व्लादिमीर वेरेंडेस्की जो है 1926 में एक साइंटिस्ट आते हैं। उन्होंने एक बुक लिखी द बायोस्फीयर। ठीक है, द बायोस्फीयर में क्या किया इन्होंने? वर्ल्ड वाइड इकोलॉजिकल सिस्टम के बारे में बताया। पूरे वर्ल्ड में इकोलॉजिकल सिस्टम जो चल रहा था उसके बारे में बताया। और यहाँ पे इन्होंने इंक्लूड किया कि सारे लिविंग बीइंग जो होते हैं, यानी कि कोई भी लिविंग बीइंग्स है, उसमें ह्यूमंस हो सकते हैं, उसमें काउज, उसमें आपके प्लांट्स भी लिविंग बीइंग्स हैं, रेस्पिरेशन तो वो भी करते हैं। ठीक है, उनका रिलेशन, ठीक है, कैसे उनका रिलेशन है एक दूसरे के साथ, और उनका इंटरैक्शन मतलब रिलेशन क्या हो गया कि कैसे अपने में उनका एक दूसरे के साथ रिलेशन है। और फिर फिजिकल इन्वायरमेंट में, जिसमें आपका लिथोस्फीयर आ गया, जिसमें आपके चट्टान वगैरह आ गए। ठीक है, जियोस्फीयर जिसमें जियोलॉजी आ गई आपकी। ठीक है, जूलॉजी नहीं। हाइड्रोस्फीयर वाटर के साथ, एटमॉस्फियर आपके पूरे एटमॉस्फियर के साथ उनका इंटरेक्शन कैसा है। ठीक है, उनका पूरे वर्ल्ड वाइड इकोलॉजिकल सिस्टम के बारे में बताया, उनका इंटरेक्शन एक दूसरे के साथ रिलेशन कैसा है, और आपके फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ उनका इंटरेक्शन कैसा है, इस चीज़ के बारे में इस बुक में बताया गया था। देन एक साइंटिस्ट आते हैं, एजी टेंसले। आप सबने टेंसले का नाम सुना होगा, जिनको हम शॉर्ट में एजी टेंसले के नाम से जानते हैं। आर्थर जी टेंसले 1935 में इन्होंने एक टर्म दिया इकोसिस्टम। अभी तक हम लोग क्या पढ़ते रहे थे? इकोलॉजी। उन्होंने एक टर्म दिया इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के बारे में आप पढ़ेंगे जब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्या पढ़ेंगे आप? इकोलॉजिकल सिस्टम। जो भी आपका टॉपिक है आगे मैं वही पढ़ाऊंगी। तो इन्होंने एक टर्म दिया, क्या? इकोसिस्टम क्या बताता है कि बायोलॉजिकल कम्युनिटी जो है, अब कम्युनिटी क्या होता है ये भी आप जान लीजिए। एक स्पीसीज होती है, इस स्पीसीज को मिला के, कोई भी एक सिंगल स्पीसीज या इंडिविजुअल है, इस स्पीसीज को मिला के कई सारे, जैसे ह्यूमन एक स्पीसीज है और कई सारे ह्यूमन मिलकर क्या बनाते हैं? कम्युनिटी बनाते हैं। तो जो बायोलॉजिकल कम्युनिटी होती है इंटरैक्टिंग स्पीसीज की, मतलब कई सारे स्पीसीज मिलकर क्या बना रहे हैं? कम्युनिटी। उस कम्युनिटी का फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशन है इस चीज को। ठीक है, एज अ रिजल्ट इकोलॉजी हैज इवॉल्व इन द साइंस ऑफ इकोसिस्टम। इसके रिजल्ट से क्या हुआ? साइंस ऑफ इकोलॉजी जो है साइंस ऑफ इकोसिस्टम बन गया। फिर एक साइंटिस्ट आते हैं इस एरा में, दैट इज पैट्रिक ने रिसर्च किया और उन्होंने इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब इंटरकनेक्टेडनेस का मतलब होता है एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से कैसे रिलेटेड होता है। इंटरकनेक्टेडनेस के बारे में आप पढ़ेंगे जब आप फूड वेब पढ़ेंगे। फूड वेब भी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। आप देखेंगे एक ही ऑर्गेनिज्म को कई सारे एनिमल खा रहे हैं, वो कई सारी चीज़ों पे फीड कर रहा है। ठीक है, जैसे ग्रास पे आपकी बकरी भी खाती है ग्रास को, ग्रास हॉपर भी खाता है, रैबिट भी खाता है। ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेडनेस होती हैं। ठीक है, 1940 में। और इन्होंने ये चीज़ किस चीज़ पे फोकस करते हुए? फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। आप ये भी पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम,
क्रॉपलैंड इकोसिस्टम, ठीक है। बेसिकली नेचुरल और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इकोसिस्टम क्या होता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, और अच्छे से समझेंगे आप। तो उस पर उन्होंने फोकस करते हुए ये सारी चीज़ें बताई। ये क्या किया इन्होंने, ये स्ट्रीम हेल्थ को आपने ध्यान में रखते हुए इन सारी चीज़ों के बारे में बताया। देन आपका आता है क्या, देन आपका आता है मिड 20th सेंचुरी। अभी तक आपने क्या पढ़ा, अर्ली, फिर अब मिड 20th सेंचुरी आता है। यहाँ पे क्या हो गए थे, पीपल जो लोग थे वो अवेयर हो गए थे पोल्यूशन के, जो इम्पैक्ट था पोल्यूशन का इकोसिस्टम पे, उसके बारे में 1950 तक लोग इसके बारे में अवेयर हो गए थे कि पोल्यूशन जो है हमारे इकोसिस्टम पे क्या कर रहा है, इम्पैक्ट डाल रहा है, ठीक है। पहला इकोलॉजी का बुक लिखा गया था यूजीन ओडम और होवर्ड ओडम, ये दो लोग थे 1953 में, और ये यूनिवर्सिटी कोर्सेज का पहला बुक बना था। ओडम की बुक हमेशा आपको प्रेफर की जाती है, तो आप ये भी जान लीजिए कि इकोलॉजी की जो फर्स्ट टेक्स्ट बुक थी वो यूजीन ओडम एंड होवर्ड ओडम के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। इकोलॉजी गॉट ब्रॉड पब्लिक अटेंशन इन 1960s। 1960s में क्या हुआ कि इसको सबसे ज़्यादा अटेंशन मिलने लगी, क्योंकि जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट थी, स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट था, उसको कंसर्न में रखते हुए इकोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क होने लगा, ठीक है। जेम्स लैवलॉक एक साइंटिस्ट थे 1970 में, इन्होंने कॉइन किया फ्रेज, ठीक है। ईडियम एंड फ्रेज आप सब जानते हैं, आप पढ़ते हैं लोकोक्ति एंड मुहावरे, आई थिंक हिंदी में कहते हैं ईडियम एंड फ्रेजेस। एक फ्रेज इन्होंने दिया क्या, गिया करके, ठीक है, GAIA। इसका मतलब होता है कि एंटायर अर्थ इज वन लिविंग एंटिटी कैपेबल ऑफ इंश्योरिंग इट्स ओन सर्वाइवल इवन इफ पीपल डिस्ट्रॉय इट। इन्होंने बताया कि जो हमारा पूरा अर्थ है, एक क्या है, लिविंग एंटिटी है, एक लिविंग एंटिटी है जो कि कैपेबल है अपने खुद के सर्वाइवल के लिए, इवन कि अगर इसको लोग डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं तो भी फिर अपने आप को ये सर्वाइव कर ले जाएगी, ठीक है। तो जेम्स लैवलॉक ने 1970 में एक फ्रेज दिया, ईडियम एंड फ्रेज के बारे में आप सबने सुना होगा, फ्रेज दिया जिया के बारे में, जो ये बताता है कि हमारा इंटायर अर्थ एक लिविंग एंटिटी है जो कि कैपेबल है अपने सर्वाइवल के लिए, अगर लोग इसे डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं फिर से ये सर्वाइव कर देता। फिर आपका लेट 20th सेंचुरी आता है 1970 के बाद वाला। तो 1971 में पहली बार यूनेस्को के बारे में आप सबने सुना होगा, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑफ एजुकेशन एंड साइंस के बारे में। ये क्या किया, एक प्रोग्राम चलाता है, उस प्रोग्राम का नाम होता है मैन एंड बायोस्फीयर स्टडी प्रोग्राम, जिसे कि हम मैब के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, मैन एंड बायोस्फीयर स्टडी प्रोग्राम मैब के नाम से जानते हैं, जिसका पर्पस था क्या, कि अवेयरनेस फैलाना ह्यूमंस के बीच में, इंटरैक्शन विथ नेचर, कि हमें नेचर के साथ किस तरीके से इंटरैक्ट करना है, किस तरीके से अपने नेचर को प्रोटेक्ट करना है। उसके लिए यूनेस्को ने 1971 में एक प्रोग्राम स्टार्ट किया जिसका नाम था मैन एंड बायोस्फीयर स्टडी प्रोग्राम, जिसे हम मैब के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। देन कंजर्वेशन बायोलॉजी, आप कंजर्वेशन बायोलॉजी में पढ़ेंगे इन सीटू कंजर्वेशन, एक्स सीटू कंजर्वेशन, जू वगैरह के बारे में, ठीक है, बायोस्फीयर क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कंजर्वेशन बायोलॉजी में। एक ये क्या किया, क्रिएट किया डिवोशन, एक स्टडी ऑफ डिवोशन के बारे में इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट में, ठीक है, 1978 में। यहाँ पे लोगों ने इन्वायरमेंट के मैनेजमेंट के बारे में स्टडी करना स्टार्ट किया कंजर्वेशन बायोलॉजी के अंदर। कंजर्वेशन बायोलॉजी भी आपको पढ़नी है, जिसमें आप इन सीटू कंजर्वेशन, एक्स सीटू कंजर्वेशन, बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। करेंटली अगर देखा जाए तो मैन जो है एम्बिशियस हो गया है इसके प्रति रिस्टोर और प्रोटेक्ट करने के लिए प्लैनेट्स, इन्वायरमेंट और इकोलॉजिकल रिसर्च के बारे में मैंस बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो गए हैं, ठीक है। Many questions about various biological phenomena remain unsolved, therefore research continues। अभी बहुत सारे ऐसी बायोलॉजिकल फेनामेना हैं जो अनसॉल्व्ड हैं और उसके ऊपर क्या चल रही है, कॉन्टीन्यूसली रिसर्चेज चल रही हैं, इसीलिए हमारे जो रिसर्चर्स हैं उस पर काम कर रहे हैं, ठीक है। देन आपका आता है इकोलॉजिकल हिस्ट्री इंडिया में। इंडिया में इकोलॉजी की क्या हिस्ट्री थी, ठीक है। तो अगर इंडिया में हिस्ट्री की बात की जाए तो देखा जा रहा है कि कई
सिविलाइजेशन से, जैसे आपने पढ़ा होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, मौर्यन सिविलाइजेशन, कई सारे सिविलाइजेशन के बारे में आप सबने, मौर्यन एम्पायर, इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसमें आपने सिंधु से सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन, कई सारे सिविलाइजेशन हिस्ट्री आपने पढ़ी होगी। ठीक है, तो देखा जाए कि डिकेड ऑफ ईयर्स से, ठीक है, ट्रेस्ड बैक अगर जाया जाए तो कई सारे ईयर्स से इंडिया में के सिविलाइजेशन में हम इकोलॉजी के बारे में देख रहे हैं। यहाँ पे सर्वाइवल के लिए अर्ली सोसाइटी में क्या था, हर इंडिविजुअल जो है अपने सराउंडिंग को क्या कर रहा था, समझने की कोशिश कर रहा था। वहाँ पे इंक्लूडिंग फोर्स ऑफ नेचर, प्लांट्स, एनिमल्स एंड प्रेजेंट इन द सेम। वहाँ पे जितने भी उस टाइम पे मतलब शुरू में सर्वाइवल जब हमारी कम्युनिटी क्या हो रही थी, ऐसा माना जाता है कि एप्स जो थे, मतलब लंगूर, बंदर आप जिसको कहते हैं, उससे हम इवॉल्व हुए हैं। तो उस टाइम पे जब हम ह्यूमन में इवॉल्व हुए, उस टाइम के जो ह्यूमंस थे वो क्या कर रहे थे, अपने सराउंडिंग को समझने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पे प्लांट्स भी पाए जा रहे हैं, एनिमल्स भी पाए जा रहे हैं, कैसे ये सर्वाइव कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे थे। अगर प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी की बात करें तो हमारे जो इंडियन क्लासिकल ओल्ड राइटिंग्स हैं, जैसे कि अभी आप जानेंगे, जिसमें कि आपका क्या क्या आता है, जैसे आपकी वेद हो गए, ठीक है, वेदास, संहितास, कई सारे संहिता हैं, ब्राह्मण्स, कई सारे ब्राह्मण्स क्या हैं, ये बुक्स हैं। ठीक है, अरण्यक्स, सॉरी इसको ऐसे बोला जाएगा, अरण्यक, ठीक है, अरण्यकास अगर आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे। उपनिषद, कई सारे उपनिषद हैं, आप सबने इन सब का नाम सुना होगा। यहाँ पे जो है इकोलॉजी के बारे में बहुत चीज़ें मेंशन है, जैसे कि आपके एक आता है चरक संहिता, जिसमें इंडियन मेडिकल ट्रीटीज़ के बारे में लिखा गया है। सुश्रुत संहिता, जहाँ पे सर्जिकल मैनुअल के बारे में लिखा गया है। That in human period had an excellent grasp and knowledge of plant and animal ecology। इस टाइम इस सारे बुक्स में ये बताया गया है कि इस टाइम पे भी हमारे जो ह्यूमंस थे, ठीक है, उनके पास एक अच्छा खासा नॉलेज था इकोलॉजी का। ठीक है, फाइनली realize that ecology is the scientific study of living species interaction with one another and with their environment। फाइनली ये देखा गया कि ये क्या है आपका इकोलॉजी एक काइंड ऑफ इंटरैक्शन है लिविंग स्पीसीज का उनके इन्वायरमेंट के साथ। बेसिकली आपको पूरे इकोलॉजी में यही चीज़ पढ़नी है। ठीक है, अब हमने पूरी इकोलॉजी की हिस्ट्री पढ़ ली, कहाँ तक, 20th सेंचुरी तक। अभी हम 20th सेंचुरी में हैं, आगे जो रिसर्च होंगे प्लीज़ आप उसे पढ़ते रहिएगा, मैं भी पढ़ूंगी। ठीक है, देन अब हम थोड़ा सा जानेंगे इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका बेनिफिट क्या है, हम क्यों पढ़ते हैं इसका जो है इकोलॉजी को। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि इकोलॉजी जो है हमें क्या बताती है, इम्पैक्ट ऑफ और एक्शन ऑन द इकोसिस्टम। इकोलॉजी हमें इस चीज़ को बताती है कि हम क्या इम्पैक्ट डाल रहे हैं अपने इकोसिस्टम पे। हम अपने इकोसिस्टम को ज़्यादा धूप पोल्यूशन की वजह से ख़राब कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को बेटर भी कर रहे हैं पेड़ पौधे लगाकर, और कई सारे नए नए जो है एक्ट्स आते हैं जिनके तहत कई सारे रिजर्व्स बनाए जाते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स, हम उसे बेहतर भी कर रहे हैं। मतलब क्या हम इम्पैक्ट डाल रहे हैं अपने इकोसिस्टम पे, इकोलॉजी इस चीज़ को हमें बताती है। ठीक है, और ये डिमॉन्स्ट्रेट करती है इन्वायरमेंटल डिवेस्टेशन जो हम कर रहे हैं, एक पर इंडिविजुअल, एक पर्सन क्या कर रहा है अपने इन्वायरमेंट में, उसको ख़राब करने में, उसको अच्छा करने में, उसके बारे में बताता है। डिस्ट्रक्शन ऑफ लैंड एंड इन्वायरमेंट हैज़ रिजल्टेड फ्रॉम लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोलॉजी। जो लोग इकोलॉजी को बहुत अच्छे से नहीं समझते हैं, वो ये नहीं जान पा रहे हैं कि जो हम लोग लैंड को डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं इतना बेकार तरीके से, केमिकल्स वगैरह का यूज़ करके और डिफॉरेस्टेशन करके, मतलब पेड़ों की कटाई करके, तो ये क्या है, लैक ऑफ क्या है, नॉलेज ऑफ इकोलॉजी। हमें इकोलॉजी की नॉलेज के बारे में बहुत अच्छे से नहीं पता है। ठीक है, कुछ स्पीसीज़ क्या हो रही है, एक्सटिंक्ट हो जा रही है, मतलब विलुप्त हो जा रही है, इंडेंजर्ड हैं कुछ स्पीसीज़, मतलब अभी विलुप्त होने की कगार पे हैं, जैसे कि डायनासोर्स हो गए, वाइट शार्क्स, मैमोथ्स, ये सारे क्या हैं, ये सारे स्पीसीज़ अब रह ही नहीं गए हैं बिकॉज ऑफ आवर हार्मफुल इफेक्ट ऑन इन्वायरमेंट, ओके, इकोसिस्टम। तो हमें अगर इस चीज़ की नॉलेज हो, अगर लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से समझे, तो वो डिस्ट्रक्ट नहीं करेंगे। एज अ रिजल्ट स्टडिंग ऑफ इन्वायरमेंट एंड क्रिएचर एड्स अस इन प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम द हार्म एंड डेंजर। अगर हम उसके नॉलेज को जानेंगे, इकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, तो हम हार्म और डेंजर के बारे में जानेंगे कि किस चीज़ को करने से हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। इकोलॉजिकल नॉलेज जो होती है ये अलाउ करती है डिटरमाइन करने के लिए विच रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड फॉर द सर्वाइवल ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म, कि कौन कौन से
कोई एनिमल है उसके सर्वाइवल के लिए क्या चीज़ें नीडेड है, ठीक है। फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हमें इकोलॉजिकल अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से हम क्या करेंगे, जो रेडिएशन वो वगैरह हो रहा है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, डिप्लीशन हो रहा है, डिप्लीशन मतलब समझ रहे हैं, ओजोन की बात की जा रही है, ओजोन का डिप्लीशन। तो अगर हमें इकोलॉजी की समझ होगी तो हम इन चीज़ों पे क्या कर सकते हैं, रोक लगा सकते हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर में हमारा क्या होता है, हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी ख़त्म होता है। आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। कल हम और चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।